हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और देखिए, डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहेगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा आपके कितने स्कोर बने हैं। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी और सीटीपी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चन पे। और क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्लीज़ आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वनस्पति के प्रकारों के संदर्भ में शंकुधारी वन या टैगा वन की क्या विशेषता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा सही हो जाएगा। शंकुधारी वन या टैगा वन यह उच्च अक्षांशों 50 से 70 पर पाए जाते हैं। इनके वृक्ष लंबे सीधे और इनका काष्ठ लकड़ी नर्म होता है। तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं तो 50 से 70 पर पाए जाते हैं और इनके वृक्ष लंबे होते हैं और देखिए नर्म होते हैं। देखिए समझते हैं, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें टैगा भी कहा जाता है। यह वृक्ष बहुत लंबे होते हैं और सदाबहार होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत नरम सॉफ्ट वुड की होती है जिसका उपयोग माचिस, कागज और पैकिंग के बक्से बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिकारी और उसका कार्य से सही सुमेलित हो जाएगा? तो मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सा युग्म अधिकारी और उसके कार्य से सही सुमेलित हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। अधिकारी को प्रादेशिक कहा जाता है और जो जिलों का मुख्य प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए मौर्य प्रशासन में प्रादेशिक जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता था जो आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट डीएम की तरह प्रशासनिक, न्यायिक और संग्रह से जुड़े कार्यों की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में तवारीख या इतिहास लिखने वाले लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला है, वे आमतौर पर सुदूर गांव में रहते थे ताकि शांति से लिख सकें। देखिए, तवारीख के लेखक गांव में नहीं रहते थे बल्कि शहर में रहते थे, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, वे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण सामाजिक समानता के पक्षधर थे। देखिए, पक्षधर नहीं थे, विरोधी थे, इसलिए आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, वे दरबार की आधिकारिक भाषा फारसी में लिखते थे और सुल्तान से भारी इनाम की उम्मीद रखते थे। तो आपका राइट आंसर देखिए जो सही हो जाएगा वह तीसरा सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। देखिए चौथा ऑप्शन है, वे आम जनता की स्थानीय प्राकृत भाषा में इतिहास लिखते थे। देखिए, प्राकृत भाषा में नहीं लिखते थे बल्कि फारसी भाषा में लिखते थे। देखिए, तवारीख इतिहास के लेखक बहुत पढ़े लिखे लोग, सचिव, कवि, दरबारी होते थे। वे देखिए गांव में नहीं रहते थे बल्कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहते थे। वे दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी में लिखा करते थे। सुल्तानों की तारीफों के फूल बांटते थे ताकि सुल्तान खुश होकर उन्हें कीमती उपहार और ऊंचे पद दे सके। और देखिए, वे पुरुषों और महिलाओं की समानता के विरोधी थे और जन्मसिद्ध अधिकार को मानते थे। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का वह कौन सा अनूठा ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट छल्ले रिंग्स पाए जाते हैं जो बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानों से बने होते हैं? तो कौन सा सौरमंडल का ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जो बर्फ के टुकड़ों और धूल और चट्टानों से बने होते हैं? तो वह देखिए शनि ग्रह हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और देखिए पहले नंबर पर हो जाएगा ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है, पहले नंबर पर बड़ा, दूसरे नंबर पर शनि हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी यह विशेषता है कि इसके चारों ओर पाए जाने वाले खूबसूरत चमकदार छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह के।
देखिए शनि ग्रह के छल्ले छोटे छोटे पत्थरों, धूल के कणों और बर्फ के टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति और यूरेनस के पास भी धुंधले छल्ले होते हैं, लेकिन शनि के छल्ले सबसे साफ और बड़े होते हैं। देखिए ऑप्शन में आ सकता है कि कौन कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो वह देखिए शनि, बृहस्पति, यूरेनस के तीनों के पाए जाते हैं, लेकिन जो चमकदार छल्ले पाए जाते हैं वह शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में प्रचलित पित्रा-धुरा तकनीक का संबंध किससे हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में प्रचलित पित्रा-धुरा तकनीक का संबंध किससे था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संगमरमर या बलुआ पत्थर पर कीमती पत्थरों को जड़कर सुंदर नक्काशी करना से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए पित्रा-धुरा वास्तुकला भवन निर्माण की एक बेहद सुंदर तकनीक है जो शाहजहां के समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, जैसे ताजमहल में। देखिए इसमें सफ़ेद संगमरमर की दीवारों में सुंदर खांचे गड्ढे बनाए जाते थे और फिर उनमें रंग बिरंगे कीमती पत्थरों जैसे आकीक, नीलम को ठोककर फिट कर दिया जाता था, जिससे फूलों के सुंदर चित्र बन जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका PIL ने भारत में न्याय व्यवस्था को बहुत आसान और लोकतांत्रिक बना दिया था, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका PIL ने भारत में न्याय व्यवस्था को बहुत आसान और लोकतांत्रिक बना दिया था, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है PIL के तहत कोई भी गरीब व्यक्ति केवल आपका गलत हो जाएगा, केवल जिला अदालतों में ही सीधे मुकदमा दर्ज करवा सकता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवा सकता है, इसलिए लिखा है कि नहीं दर्ज करवा सकता है, इसलिए आपका कारण गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, तो आपका तीसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि PIL ने न्याय को गरीबों तक पहुंचाया, लेकिन कारण आर गलत हो जाएगा क्योंकि जनहित याचिका सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है, ना कि जिला अदालतों में। इसके लिए सिर्फ एक साधारण पोस्ट कार्ड या पत्र भी काफ़ी होता है याचिका दायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी नवीकरण संसाधन असीमित होते हैं और उन पर मानवीय गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। देखिए मानवीय गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ का देखिए दोहन होगा तो उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा है, कोयला और पेट्रोलियम के भंडार को दोबारा बनने में लगने वाला समय मानवीय जीवन की अवधि से बहुत अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए आपका पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए कोयला एक सीमित भंडार होता है, उसे बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, सभी नवीकरणीय संसाधन असीमित नहीं होते हैं और उन पर मानवीय गतिविधियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे जल, मृदा और वन नवीकरणीय संसाधन हैं, लेकिन यदि इनका लापरवाही से उपयोग किया जाए तो इनके भंडार कम हो सकते हैं और यह प्रदूषित हो सकते हैं। और देखिए दूसरा क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरण संसाधन होते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। प्रकृति में इनके निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, इन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन के दौरान स्त्री पुरुष तुलना नामक
प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी जिसमें सामाजिक असमानताओं की तीखी आलोचना की गई थी? तो 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन के दौरान स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी जिसमें सामाजिक असमानताओं की तीखी आलोचना की गई थी? तो किसने रचना की थी? तो वह देखिए ताराबाई शिंदे ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी तो ताराबाई शिंदे ने की थी। पुणे की रहने वाली समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना यानी महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक एक क्रांतिकारी किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने पुरुषों को मिलने वाले अधिकारों और महिलाओं पर थोपी गई पाबंदियों के बीच अंतर तथा पितृसत्तात्मक सोच पर तीखा हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के तटीय इलाकों की रेत में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण हो जाएगा? तो केरल के तटीय इलाकों की रेत में पाए जाने वाला थोरियम हो जाएगा तो वह संभावित संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है और वर्तमान समय में हमारे पास उनका बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए पूरी तकनीक उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन देखिए उनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम और लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम इसके उदाहरण हैं। तो इनकी मात्रा देखिए पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है अभी। जिनकी देखिए पूरी मात्रा ज्ञात नहीं होती है वह संभावित संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है 19वीं शताब्दी के दौरान भारत का प्रसिद्ध सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह पतन की ओर चला गया था। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय बुनकरों को आधुनिक मशीनें मुफ्त में बांटी थी जिससे उनका काम बहुत आसान हो गया था। तो कारण देखिए आपका गलत हो जाएगा। पहला तो सही हो जाएगा लेकिन कारण आपका गलत हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों बुनकरों को आधुनिक मशीनें नहीं बांटी थी तो आपका कारण गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहला सही हो जाएगा लेकिन कारण पूरी तरीके से गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेज़ों ने कोई मशीनें नहीं बांटी थी बल्कि ब्रिटेन के मीलों से बने सस्ते कपड़ों को भारत में भरकर और भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगाकर बल्कि भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को जानबूझकर नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है जल वाटर एक नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल सोर्स है। तो आपका पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल जो होता है एक नवीकरणीय संसाधन होता है। कारण है पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा असीमित है, यह कभी भी प्रदूषित या अनुपयोगी नहीं हो सकता। तो आपका देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है भारत सरकार ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पास किया था। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पास किया था। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। देखिए कारण है समाज के इन वंचित वर्गों ने अपने साथ होने वाले रोज़मर्रा के अपमान और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए सरकार पर कड़ा कानून बनाने का भारी दबाव डाला था। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की व्याख्या करता है। देखिए दलित और आदिवासी संगठनों के लंबे संघर्ष और आंदोलन के कारण ही सरकार को विवश होकर 1989 का यह कानून SC/ST एक्ट पास करना पड़ा था ताकि उन्हें समाज में सुरक्षा और गरिमा मिल सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण जातियों को सामाजिक समानता और न्याय दिलाने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? यह देखिए ईवी रामास्वामी पेरियार ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोग आदर से पेरियार कहते थे, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। उनका मानना था कि अछूत और निचली जातियां ही द्रविड़ संस्कृति की असली संतानें हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर गुलाम बना लिया है। और देखिए उन्होंने कहा था कि जब तक ये जातियाँ खुद आगे जाकर अपना आत्मसम्मान नहीं पहचानेंगी, समाज नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 में स्थापित आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार लाने के साथ साथ विधवा विवाह का पूरे जोर से समर्थन किया था? तो 1875 में स्थापित आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में सुधार लाने के साथ साथ विधवा विवाह का पूरे जोर से समर्थन किया था? तो वे कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखिए सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था और लड़कियों की शिक्षा तथा विधवाओं को दोबारा शादी का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने और महिलाओं को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से किस पति पत्नी की जोड़ी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिए सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ज्योतिबा राव फूले और सावित्री फूले का माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने और महिलाओं को शिक्षित करने में जो पति पत्नी का योगदान माना जाता है, तो वह देखिए ज्योतिबा राव फूले और सावित्री बाई फूले का माना जाता है। देखिए ज्योतिबा राव फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। सावित्री बाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका भी माना जाता है। तो सावित्री बाई फूले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है और उन्होंने समाज के कड़े विरोध और पत्थर कीचड़ फेंके जाने के बावजूद भी लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया था। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी एनसीईआरटी के अनुसार है, सभी आपके सिलेबस के अनुसार हैं। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एसएसटी 2026 प्लेलिस्ट है, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए बहुत लोग हैं जो सीटेट 2 से 3 बार दे चुके हैं, 2 से 3 बार दे चुके हैं या 4 बार भी दे चुके हैं, उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए, जितना हो सके देखिए ईमानदारी से पढ़िए। अगर जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपने देखिए पढ़ लिया तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन स्पष्ट रूप से है, आपके सामने है जो भी है। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहेगी पेपर तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए औपनिवेशिक काल ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कपड़ा उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। ब्रिटेन की मिलों से बने सस्तों कपड़ों से प्रतिस्पर्धा और भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों में बड़ी मात्रा में बहुत सस्ता कपड़ा बनने लगा था, लेकिन भारत के बुनकर हाथ से कपड़ा बनाते थे जो थोड़ा महंगा होता था, इसलिए वे मशीनों के सस्ते कपड़े का मुकाबला नहीं कर पाए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारत के बने सुंदर कपड़ों पर ब्रिटेन में एंट्री करने के लिए भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे भारतीय कपड़ा विदेशों में बहुत महंगा हो गया और बिकना बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की के माध्यम से बिजली बनाना किस प्रकार के संसाधन का उपयोग है और इसके संदर्भ में क्या सत्य हो जाएगा?
तो पवन चक्की के माध्यम से बिजली बनाना किस प्रकार का संसाधन है? वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ये एक नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए पवन हवा एक कभी ना समाप्त होने वाला असीमित नवीकरणीय संसाधन है। पवन चक्कियों के माध्यम से गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता है। और देखिए तमिलनाडु के नगर कोइल और गुजरात के तटों पर इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के संदर्भ में सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? तो सतत पोषणी विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सतत पोषणी विकास का अर्थ होता है संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और भविष्य की पीढ़ी के लिए वह सुरक्षित रहे। यह देखिए सतत पोषणी विकास का अर्थ हो जाएगा। देखिए सतत पोषणी विकास का अर्थ होता है कि हम आर्थिक विकास भी करें और संसाधनों का उपयोग इस समझदारी से करें कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी की शुरुआत में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाली प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थी? तो 19वीं सदी की शुरुआत में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाली प्रसिद्ध समाज सुधारक महिला कौन थी? तो वह देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन थी। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए बेगम रुकैया सखावत हुसैन एक प्रभावशाली लेखिका और सुधारक थीं। उन्होंने रूढ़िवादी विचारों का विरोध किया था और पटना तथा कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे और उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता पर सुल्ताना का स्वप्न नामक एक प्रसिद्ध काल्पनिक कहानी भी लिखी थी। यह भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्ताना का स्वप्न प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? वह देखिए रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का सुझाव दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया था? वह देखिए हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का सुझाव दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी भी पदार्थ या वस्तु को संसाधन रिसोर्स में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा कारक पदार्थ या वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वह देखिए समय, टाइम हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समय और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं। जैसे इंसानी ज़रूरतें बदलती हैं और नई तकनीक आती है, वैसे वैसे पुरानी चीज़ें भी उपयोगी संसाधन बन जाती है। जैसे प्राचीन काल में बहता पानी केवल नदी था, लेकिन तकनीक आने पर वह जल विद्युत संसाधन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार में पाए जाने वाला कोयला और पश्चिम एशिया में पाए जाने वाला खनिज तेल किस श्रेणी के संसाधन हो जाएगा? तो वह देखिए वास्तविक संसाधन हो जाएगा, एक्चुअल रिसोर्स हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी कुल मात्रा और गुणवत्ता हमें सटीक अनुमान होता है और देखिए वर्तमान समय में उनका सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है, वह वास्तविक संसाधन होते हैं। जैसे इसके उदाहरण है छोटा नागपुर पठार का कोयला और पश्चिम एशिया का खनिज तेल हो जाएगा।
दोनों देखिए वास्तविक संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। देखिए समझते हैं, संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन वर्तमान में उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा होता है। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम हो जाएगा। तो संभावित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन देखिए उनका उपयोग पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा होता है। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। ज्ञात तो है लेकिन इसका देखिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। देखिए नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो उपयोग के बाद पुनः प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो वह देखिए नवीकरण संसाधन होते हैं। तो नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त हो जाते हैं, पुनः बन जाते हैं। इसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह नवीकरण संसाधन होते हैं। और देखिए कोयला और खनिज तेल अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो सीमित पाए जाते हैं। तो कोयला और खनिज तेल यह देखिए अनवीकरण संसाधन होते हैं जो सीमित होते हैं, इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। देखिए जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति और जीव जंतु से। हालांकि कोयला और तेल जैविक मलबे से बनते हैं लेकिन देखिए मुख्य रूप से इन्हें विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैव संसाधन ये सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ठीक ठीक ज्ञात होती है और जिनका इस समय वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है, वह देखिए वास्तविक संसाधन होते हैं। इसके उदाहरण हैं छोटा नागपुर का कोयला, जर्मनी के रूर क्षेत्र का कोयला और मुंबई का हाई पेट्रोलियम वास्तविक संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? पहला है यह एक नवीकरणीय और गैर प्रदूषकारी ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन होते हैं जो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है सौर सेल धूप को बिजली में बदलने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है यह ऊर्जा केवल ठंडे, देखिए जहां आपका केवल हो आपका देखिए 100% आपका गलत होता है। तो आपका जो देखिए गलत पूछा है तो आपका तीसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। यह ऊर्जा केवल ठंडे और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है। देखिए यह ऊर्जा केवल ठंडे और ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए नहीं मानी जाती है बल्कि गर्म क्षेत्रों के लिए मानी जाती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। देखिए सौर ऊर्जा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और वरदान होती है, जहां साल भर धूप बहुत तेज और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सती प्रथा जैसी कुप्रथा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले भारतीय सुधारक कौन थे, जिनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था? तो वह देखिए राजा राम मोहन राय थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ एक लंबा आंदोलन चलाया था। उन्होंने प्राचीन पवित्र ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों का हवाला देकर यह साबित किया था कि हिंदू धर्म में सती होने की कोई अनुमति नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इनके इसी प्रयास के कारण 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में पुणे में महाराष्ट्र की किस समाज सुधारक महिला ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की तीखी आलोचना की गई थी? वह देखिए ताराबाई सिंधे थी। यह देखिए रिपीटेड शायद क्वेश्चन हो गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ताराबाई सिंधे ने 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक एक क्रांतिकारी पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में उन्होंने घर और समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव
पुरुषों के वर्चस्व और प्रतिसत्तात्मक सोच की कड़े शब्दों में निंदा की थी, आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की क्रूर प्रथा को रोकने के लिए ब्रिटिश काल में किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसे आमतौर पर शारदा एक्ट भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1929 में पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बाल विवाह को रोकने के लिए लंबे संघर्ष के बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट पास हुआ था। इस कानून के तहत शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और देखिए वहीं महिला की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष होनी चाहिए। तो यह तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव में बांटा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा जाता है, तो कौन सा अजैव संसाधन हो जाएगा। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, चट्टानें, मिट्टी और खनिज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे मृदा, मिट्टी, चट्टानें, हवा, पानी और खनिज। जबकि पौधे, पशु और मनुष्य सजीव होते हैं, इसलिए इन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो बायोगैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जैविक कचरे जैसे मृत पौधे, गोबर और रसोई के कचरे और गैस ईंधन में बदलकर प्राप्त की जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बायोगैस के बारे में तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जैविक कचरे और जैसे मृत पौधे, गोबर और रसोई के कचरे को गैस ईंधन में बदलकर प्राप्त की जाती है। देखिए बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर और गीले कचरे को बैक्टीरिया द्वारा सड़ाकर बनाई जाती है। यह गैस मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है, जिसका उपयोग खाना पकाने और बिजली बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान किस नेता ने महिलाओं के लिए मताधिकार, राइट टू वोट और समानता के संघर्ष का समर्थन किया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेरित किया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के महान विदुषी पंडिता रमाबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो संस्कृत की महान विदुषी पंडिता रमाबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडिता रमाबाई पुणे में एक विधवा गृह मुक्ति मिशन शारदा सदन की स्थापना की थी, जहाँ बेसहारा महिलाओं को आश्रय दिया जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, और जितने भी देखिए क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी ईमानदारी से करवा रहे हैं। तो आप भी देखिए ईमानदारी से पढ़िए, डेली क्लासेस लेते रहिए, ताकि आपका देखिए सीटेट अच्छे नंबर से निकल सके। और देखिए डेली क्लास लीजिए। देखिए समझते हैं, पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं पर बहुत अत्याचार करता है, और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी, और उन्होंने पुणे में एक आश्रम भी खोला था, शारदा सदन खोला था, जहां असहाय विधवाओं को रहने की जगह दी जाती थी और उन्हें सिलाई, छपाई जैसे काम सिखाए जाते थे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आपके 31 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं और सीडीपी की, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा
सही जोड़ा सुमेलित हो जाएगा, तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। तो आज के लिए देखिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी क्लासेस होगी प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।